तो बहुत कम करें। इसलिए मैं कहता हूँ चीनी का तो अपने एक बहुत अच्छा विकल्प दे दिया अभी इनको, मधुरम करके जो जैकरी का जो पाउडर है वो बिना किसी केमिकल के, जी वो बहुत अच्छा है। क्योंकि उसमें इसलिए अच्छा है क्योंकि चीनी को क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करने के दौरान उसके जितने भी तत्व हैं उसमें आयरन नहीं होता है, कैल्शियम नहीं होता है, वो शरीर में जा करके हमारे शरीर में कैल्शियम की और अभाव पैदा कर देता है, कैल्शियम की कमी पैदा कर देता है, विटामिन डी की पैदा कर देता है, अभाव पैदा कर देता है। और जितने भी कैल्शियम डेफिशिएंट, विटामिन डी डेफिशिएंट बीमारियां हैं चीनी खाने वालों को ज़्यादा होती है। इसके अधिक ये थायराइड के ऊपर प्रभाव डालता है। हमने पुस्तक लिखी है मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य, उसमें हमने विस्तार से इन सब की जानकारी दी है कि किस प्रकार से ये चीनी यानी पूरे सिस्टम को हमारे कैसे टॉक्सिक बनाता है, किस प्रकार से शरीर के एक एक अंग को भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त करता है। तो इस चीनी को जहां तक हो सके न लें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए जो डायबिटीज के रोगी हैं उनको तो चीज़ों को नियंत्रित ही रखना पड़ेगा। एक तो डायबिटीज के रोगियों को कोई भी शरबत और जूस सीधा नहीं पीना चाहिए, जिनमें शरबत और जूस कोई भी उसमें एकदम से शुगर जाएगा ना तो एकदम बढ़ जाएगा ब्लड में, तो उनको जैसे मुनक्का है, अंजीर है या सेव है, पपीता है, ऐसी चीज़ें जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है ना, वो वाला। जो मधुरम है या शहद है वो डायबिटीज वालों के लिए अब शुगर तो है ही ना हो, तो इसलिए डायबिटीज वालों को तो जो है नहीं ले तो अच्छा है। पहले आप कपालभाति करके और अपने नॉन डायबिटिक हो जाइए, आधा आधा घंटा कपालभाति करेंगे तो 3 से 9 महीने के अंदर डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, फिर आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मैं निवेदन करूं डायबिटीज वालों को, मैं कहता हूं कि पहले उन्होंने इतनी चीनी खा लिया कि अब चीनी खाने की जरूरत ही नहीं है। पहले ही ढंग से खाए रहते, नियंत्रित खाए रहते तो फिर ये स्थिति नहीं होती। कोई ये कह रहे कोटा पूरा हो गया आपका। तो कोई कहते हैं हमारे कर्मों के अनुसार जाति, आयु और भोग, माने मनुष्य आदि के रूप में जन्म, आयु और हमें कितनी चीजों को भोगना है उतना तय है परमात्मा की ओर से उसके कर्मफल व्यवस्था में। तो आप भगवान ने आपका चीनी का कोटा पूरा कर दिया, माने या आपने ऐसे इस तरह से जीवन शैली अपनाई, तो उसमें थोड़ा सा इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। दरअसल जिस चीज से व्यक्ति को रोका जाता है ना उसके प्रति थोड़ी सी ज्यादा इच्छा जागृत होती है। आप कंट्रोल बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जो है उसी प्रकार से ये हाइड्रोजनेटेड जो फैट होता है ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, हमारे खून की नलियों को क्षतिग्रस्त कर देता है, हृदय रोग पैदा करता है। और जितने भी ये सारे व्हाइट पॉइजन हैं स्किन के लिए, आज स्किन डिजीज, जिसको देखो स्किन एलर्जी हो रहा है, स्किन डिजीज हो रहा है, स्किन ये हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार का आहार जिसमें जो है चीनी की मात्रा है, प्राय जितने भी मार्केट में आहार मिलते हैं उसमें चीनी की मात्रा फ्रुक्टोज के रूप में उसमें मिलाया जाता है। आपके क्या नाम, और इतना हाईली टॉक्सिक पाया गया इन सारे, और नमक मिलाया जाता ताकि आपके स्वाद को किस प्रकार से संवर्धित करके और लोगों को उसके पीछे दीवानगी पैदा करके उसका जो है नशा पैदा करके उसको जो है आपको जो है ये किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर सके, आप उसके हैबिचुअल हो जाए, तलब लग जाए उसके बिना आप रह ना सके। इस तरह का जो है पूरा का पूरा एक उपभोक्तावाद के आधार पर चलता है पूरा बाजार ना। एक सूत्र दिया जाता है आयुर्वेद में, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में, निषादौ पिबेत वारी निशांते पिबेत पयः भोजनांते पिबेत क्रम वैद्य से किम प्रयोजनम। सुबह उठते ही पानी पियो, रात को सोने से 1 घंटा पहले करीब दूध पियो और भोजन के बाद छाछ पियो। ऐसे कुछ प्राकृतिक चिकित्सा में 8-10 जो बड़ी बातें हैं वो बताओ इनको जरा। प्राकृतिक चिकित्सा में एक तो ध्यान रखें, पहला सूत्र याद रखें कि हम मूल, जैसे अभी बताया स्वामी जी ने भी कहा कि भाई मूल जो है प्राकृतिक चिकित्सा का आधार जो है ना, ये प्राकृतिक चिकित्सा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा मैं कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का जो है ये स्थापित किया हुआ है? तो ये जो है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योग भवति दुखा, यानी जिसका आहार विहार विचार व्यवहार संस्कार यदि सही है उस व्यक्ति को न तो रोग होगा और न कोई दुख होगा, न शोक होगा, न पीड़ा होगी। ये
और यही मूल आधार प्राकृतिक चिकित्सा का है। इसमें यह ध्यान रखना है कि हमारे भोजन में शरीर के लिए 80% क्षारीय आहार चाहिए और 20% अम्लीय आहार चाहिए। क्षारीय आहार से जितने, क्योंकि हमारा खून जो है क्षारीय है, अल्कलाइन है, तो इसलिए सिस्टम के लिए हमारा क्षारीय आहार बहुत जरूरी होता है। और क्षारीय आहार में जितने भी ताजे फल, ताजी हरी सब्जियां हैं, उसी प्रकार से अब जैसे अभी गुड़ की बात हो रही थी, गुड़ क्या है? क्षारीय है। गुड़िया शक्कर क्या है? क्षारीय है। लेकिन उससे जो चीनी बन जाता है वो अम्लीय बन जाता है। गुड़िया शक्कर से भी अभी हमारे यहाँ बन रहा था, तो हमने कुछ मुलासिस निकलवाए। मुलासिस यानी राब। हम मुलासिस थेरेपी देते हैं जिनको कब्ज रहता है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको हृदय रोग है, जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज वाले को छोड़ करके सभी को हम मुलासिस थेरेपी देते हैं। ये मुलासिस थेरेपी में क्या करते हैं कि 3 चम्मच मुलासिस 1 गिलास पानी में गर्म पानी में डाल करके और इसे रोज रात को हम पीने को देते हैं। उससे पेट भी साफ होता है, शक्ति, खून की कमी को ये दूर करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ये इतना अद्भुत है मुलासिस, जिसको हम राब कहते हैं। शायद आप लोगों ने राब खाया होगा, कुछ लोगों ने। जो होता है ना पतला पतला गुड़ के उसको क्या बोलते हैं? राबी बोलते हैं ना। गुड़ के बनने के पहले जब हम गर्म करते हैं ना रस को, और उससे जो है वो राब बनता है, पहले निकाल करके। अरे पहले घर घर वो बहुत शानदार तरीके से उसका उपयोग किया जाता था। तो ये राब थेरेपी विदेशों में और हमारे यहाँ भी काफ़ी प्रचलित है। ये विशेष रूप से हमने अपने चिकित्सालय में ये शुरू किया हुआ है, राब थेरेपी, मुलासिस थेरेपी। तो ये अल्कलाइन फूड है, लेकिन उसी से चीनी बन जाता है, महा एसिडिक फूड बन जाता है, महा जो है हाईली टॉक्सिक बन जाता है। अब जैसे गेहूं है, गेहूं को आप अंकुरन करके खाते हो, बहुत ही जबरदस्त। गेहूं को अंकुरित करके खाते हैं, गेहूं का पानी पीते हैं, ये सब अमृत तुल्य काम करता है। जैसे पेट की खराबी होती है, पेट में आपके जो है मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पेट की एसिडिटी बन जाती है, गैस बनता है, पचता नहीं है, तो उनके लिए गेहूं, जैसे आधा कप गेहूं रात को भिगो दो और आधा कप गेहूं और 2 कप पानी में भिगो दीजिए और सुबह उस पानी को पी जाइए। और गेहूं जो बचता है उसे कपड़े में बांध दीजिए, अंकुरित करके खाइए। उसमें ऐसे ऐसे महान तत्व पैदा हो जाते हैं जो कि गेहूं में नहीं होता है। जैसे उसमें एक तत्व पैदा हो जाता है SOD, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, जो आपके चमड़ी को इतना सुंदर बनाकर रखता है, बुढ़ापे को रोक देता है। जिस व्यक्ति के अंदर SOD, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, जितनी मात्रा में ये एंजाइम है, खास प्रकार का एंजाइम है बुढ़ापा को रोकने वाला। तो ये SOD हमारा शरीर भी बनाता है, लेकिन जिसके शरीर में कम बनता है उसके ऊपर बुढ़ापा के रोग और बुढ़ापा जल्दी जो है ना हावी हो जाता है। उससे जो है मुक्त होने के लिए ये गेहूं का पानी जो है बहुत ही कमाल का करता है काम। मुंह के छाले पड़ जाते हैं। अब ये क्या है? अल्कलाइन फूड है, अंकुरित करके खाते हो, उसमें अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट एक ऐसा तत्व पैदा हो जाता है जो महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और उन महिलाओं के लिए जो आपके क्या नाम मिसकैरेज से ग्रस्त हो जाती हैं, कुछ ऐसे महिलाओं पर हमने प्रयोग किया जो तीसरे चौथे महीने गर्भ ठहर जाता था, लेकिन तीसरे चौथे महीने वो गर्भ खत्म हो जाता था, गर्भपात हो जाता था, मिसकैरेज हो जाता था। तो ये उसमें इसे एक खास प्रकार का फैक्टर पाया जाता है, एंटी एबॉर्शन फैक्टर, एंटी मिसकैरेज फैक्टर, जिसको बोलते हैं अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट। तो ये जो है गेहूं के अंकुरन में पैदा हो जाता है और गेहूं का अंकुरन जो है हाईली अल्कलाइन, उसमें सारे तत्व हमें मिल जाते हैं। लेकिन उसी गेहूं से हम दलिया बनाते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन अंकुरन का मुकाबला नहीं है। दलिया से फिर हम आटा बनाते हैं, वो अच्छा है, लेकिन दलिया बहुत बेटर है आटे से। और उसी आटे से क्या बन गया? मैदा बन गया, वो महा एसिडिक बन गया। तो ये प्रकृति से विकृति की ओर यात्रा जो होती है, ये एसिडिक आहार के रूप में, तो ये एसिडिक आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। चाय है, चीनी है, कॉफ़ी है, बिस्कुट है, ब्रेड है, कार्बोनेटेड ड्रिंक है जिसको हम बोलते हैं कोला, कैंपा कोला, पेप्सी, जितने भी हैं ये सब एसिडिक फूड हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है तली भुनी चीज़ें, जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं वो सारे
हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करने वाली होती हैं और ये सब एसिडिक फूड है। मांसाहार है, मछली है, ये सब एसिडिक फूड है, क्योंकि ये हमारे शरीर में जा करके अभी लेटेस्ट रिसर्च है, लेटेस्ट खोज है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल रीनल एसिड लोड। ये हमारे गुर्दे के अंदर जो ना उसको जो बहुत मात्रा में जो है ऐसा जो है एसिड का लोड बढ़ा देता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इस प्राल को, इसको बोलते हैं प्राल, पोटेंशियल रीनल एसिड लोड। तो ये सबसे खतरनाक जो होता है वो मांसाहार होता है, जो महा एसिडिक होता है। तो ये जितने भी मैदे की बनी चीज़ें हैं, बेसन की कुछ चीज़ें हम बनाते हैं, पकौड़ी कचौरी, ये भी जो है प्राल की दृष्टि से बड़े खतरनाक होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा की बेसिक आहार का जो एक सिद्धांत है कि आपके आहार में 80% अल्कलाइन फूड चाहिए। और अल्कलाइन फूड में जितने भी फल हैं, ताजी हरी सब्जियां हैं, आपके जो है अंकुरित अनाज है, अंकुरित धान है, अंकुरित मूंग है, मोठ है, मसूर है, ये जो उसका अंकुरन होता है तो उसमें 500 टाइम्स 600 टाइम्स उसमें ऐसे तत्व ही पैदा हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, फॉलिक एसिड, फोलेट, ये सब, यहाँ तक विटामिन B12 जिसके विषय मान्यता है कि सिर्फ मांसाहार से मिलता है, लेकिन ये विटामिन B12 आपके जो है अंकुरित अनाज में पैदा हो जाता है। और जिनके B12, क्योंकि प्रायः हम देखते हैं हमारे यहाँ लोग आते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी से ग्रस्त होते हैं, एनीमिया से ग्रस्त हो जाते हैं, पैरों में दर्द रहने लगता है, स्नायु में दर्द होने लगता है, न्यूराइटिस हो जाता है। तो उसमें ये अंकुरित अनाज जो है बहुत बहुत उपयोगी होता है, ये दवा का काम करता है। विटामिन डी की भी तो ज्यादा कमी है लोगों को। हाँ, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी सबसे बढ़िया विटामिन डी के दृष्टि से सनबाथ है, सूर्य स्नान है। हर एक व्यक्ति को, और खास करके महिलाओं में मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ, जिनमें ओस्टियोपेनिया, विटामिन डी के डेफिशिएंसी से ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, ये सारी बीमारियां। इतना ही नहीं, ये सूर्य, और कितने देर लेना चाहिए सूर्य स्नान? प्रत्येक महिला को मैं कहता हूं, पूरे विश्व की महिलाओं को, विदेशी तो उसके महत्व को जानती हैं, इसीलिए विदेशों में देखो संडे के दिन इसीलिए छुट्टी मनाते हैं, ताकि वो संडे के दिन कहाँ जाते हैं? समुद्र के तरफ, और समुद्र में जो है स्नान करते हैं, धूप स्नान लेते हैं, सनबाथ, इसको बोलते हैं हीलियोमेरिनोथेरेपी, यानी समुद्र और सूर्य चिकित्सा। और इससे इतना जबरदस्त, इसके ऊपर इतनी रिसर्च हुई, इतनी खोजें हुई हैं कि इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। महिलाओं से विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम 45 मिनट। तो स्वामी जी ने एक सूत्र दिया हुआ है, बहुत ही शानदार सूत्र, की प्राणायाम करो। और प्राणायाम और योग कहाँ करो? धूप में बैठकर, घर जाओ तो धूप में बैठ करके आप प्राणायाम भी कर लोगे और धूप स्नान भी हो जाएगा, दोनों लाभ मिल जाएगा। सुबह सुबह कर सकते, सुबह के समय 6 बजे इस समय धूप आ जाती है, तो आराम से कर सकते हैं 6 से 8-9 बजे तक। जब भी धूप स्नान लें, कड़ी धूप हो, तो ये ध्यान रखें कि सिर पर गीला तौलिया अवश्य रखें। और कि सुबह की धूप अच्छी रहती है, सिर पर गीला तौलिया अवश्य रखना है। अच्छा, धूप स्नान थोड़ा सा आप समझ लो कि कितनी सारी कम से कम 250 बीमारियां, एक दिन लिस्ट हमने बनाया, 250 बीमारियों से धूप स्नान हमारी रक्षा करता है, जिसमें जो है महिलाओं के ओवरी कैंसर, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये यदि लेते रहोगे तो ये सारे कैंसर कदापि नहीं होंगे, क्योंकि इसकी पूरी फिजियोलॉजी है, पूरा रिसर्च है, पूरी खोज है। चमड़ी की बीमारी, चमड़ी की बीमारी, हृदय रोग, ये किस प्रकार से हृदय रोग से हमें रक्षा करता है। वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि हमारे खून की नलियों के अंदर एक खास प्रकार का जो है एंजाइम होता है, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज एंजाइम, वो उसको एक्टिवेट करता है, जिससे हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल बढ़ जाता है, जिससे खून की नलियां अंदर से बिल्कुल साफ हो जाती हैं। तो इसलिए ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, स्ट्रोक, मस्तिष्क के लिए, दिमाग के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके अतिरिक्त जो लोग धूप स्नान लेते हैं उनकी उम्र 33% बढ़ जाता है। ये अभी लेटेस्ट रिसर्च है, लेटेस्ट खोज है। धूप स्नान से पुरुषों का प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर जो है होने की संभावना जो है खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, उन महिलाओं के लिए मैं तो कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के उन बच्चों के लिए जो उन माता पिताओं को
जो चाहते हैं कि स्वस्थ संतति प्राप्त करें, स्वस्थ बच्चे पैदा करें, तो ये रिसर्च हुआ है कि धूप स्नान लेने से जो स्पर्म होता है उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया हो जाती है, महिलाओं का ओवम इतना, अंडा जो है इतना बढ़िया हो जाता है, और दोनों के मिलन से इतना शानदार सशक्त कर्ण जैसा बच्चा पैदा होता है। तो ये जो है धूप स्नान का इतना जबरदस्त प्रभाव, लेटेस्ट रिसर्च आपको बता रहा हूँ जो अत्यधिक अभी खोज हुआ है। तो ये जो है मेरी अभी एक लेटेस्ट बुक आई है, उसमें हमने दिया हुआ है, बी ए लाइट अनटू दाई सेल्फ, अपा दीप भव, आत्मा अपना प्रकाश आप बनो। तो इसमें जो है ये सारा धूप स्नान इतना उपयोगी होता है, इतना गुणकारी होता है। तो धूप स्नान का लाभ हमें प्रतिदिन 45 मिनट, पहले था कि 20 मिनट में काम चल जाएगा, लेकिन हवाई द्वीप में वहाँ वैज्ञानिकों ने महीनों तक दिन रात जग करके उन्होंने ये खोज किया कि नहीं, 20-25 मिनट से काम नहीं चलेगा, कम से कम 45 मिनट हम रोज लेंगे, तब जितनी हमें धूप विटामिन डी की आवश्यकता है, कितने विटामिन डी की आवश्यकता होती है, तो उसको बोलते हैं कम से कम 10 नैनोग्राम। ये 10 नैनोग्राम हमें चाहिए, 10 से लेकर 60 नैनोग्राम तक यदि किसी का रहता है तो उसकी लाइफ स्पान यानी उसकी जो है उम्र बढ़ जाती है, लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। तो धूप स्नान से इतना जबरदस्त लाभ मिलता है, और इसका प्रयोग हमारे प्राचीन काल से उन महान मनीषियों ने, उन महान ऋषियों ने बहुत अद्भुत ढंग से जो है इस प्रयोग को, जब आप वेदों की, मैं पुस्तक लिख रहा था वेदों से, कितने सारे सूत्र हैं धूप स्नान के संबंध में, एक से बढ़कर एक। धूप स्नान से कौन कौन से रोग ठीक होता है, वैदिक ग्रंथों में भरा पड़ा है इसके गुणों के, जो आज विज्ञान की कसौटी पर हमारे उन पुरखों का दिया हुआ कितना शानदार ढंग से सत्य साबित होता है। हमें देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है, और उन महान मनुष्यों के प्रति श्रद्धा उमगती है कि इतने अद्भुत थे जिन्होंने अपने इंट्यूशन से, अपने अंतः प्रज्ञा से उन सारी बातों को कितने सुंदर ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से हमारे सामने रखा है, जो आज प्रयोगशाला में सत्य प्रमाणित हो रहा है। और उसको सार्वभौम बनाने में हमारे परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी का मैं तो रोज इनको जो है सुबह के समय रोज नमन करता हूं कि इतना शानदार ढंग से पूरे विश्व में इस विज्ञान को सार्वभौम बनाने में इनका जो योगदान है आज तक किसी का नहीं हुआ, जो परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी का है। तो ये एक तो आप लोगों को ना छोटी छोटी बातें है ना, पुस्तकें भी मिलेंगी सब। वो गीला तौलिया तो इसलिए बताया है कि वो धूप जो है ना, यदि हाँ, माथे पर ज्यादा लगेगी ना तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, धूप स्नान लेने के समय एक चीज और ध्यान रखना कि 1-2 गिलास पानी जरूर पी लो, ताकि उससे क्या होता है, प्रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, पता नहीं चलता है, तो डिहाइड्रेशन नहीं हो। 1-2 गिलास पानी पी लो, और सिर पर गीला तौलिया। एक मैं और बताता चाहता हूं कि इसको हम बोलते हैं, ये चलता फिरता एसी का काम करता है। जैसे इस समय इतनी गर्मी है, इतना ये है, हम धूप में निकलते हैं, तो हमने इसका खूब प्रयोग किया। हमारे सारे जितने पेशेंट हैं जब भी धूप में निकलते हैं सिर पर गीला तौलिया रख कर चलते हैं, क्योंकि उससे हमारा पूरा सिस्टम का जो थर्मल जो ये है, हमारे दिमाग में थर्मोस्टेट सेंटर होता है जो हमारे पूरे टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उस थर्मोस्टेट सेंटर को यदि हमने ठंडा रखा तो पूरा सिस्टम हमारा ठंडा रहता है। और ये भी बड़ी अचानक हमने खोज किया कि एक बार मैं कहीं गया हुआ था, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी, पंखा चल रहा था, इतनी गर्मी थी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो हमने जो है थोड़ा सा विज्ञान का विद्यार्थी तो मैं हूँ ही, तो हमने जो है ये सोचा, एक खूब अंगोछा लिया, सिर पर बांध लिया, पंखा चला दिया, लगा कि बिल्कुल एसी में सोए हुए हैं। क्यों? कि वो थर्मोस्टेट सेंटर है, वो कंट्रोल हो जाता है तो पूरा सिस्टम कंट्रोल हो जाता है। इसलिए इस गर्मी के मौसम में पूरे आप लोगों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कहीं चलें तो सिर पर गीला तौलिया अवश्य रख करके चलें। आप लू से बचेंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और पानी 1-2 गिलास जरूर पिएं। ये धूप स्नान के लिए और वैसे इस समय बहुत जरूरी है। अतिरिक्त उष्णता रहेगी ना, उससे बच जाएंगे। और उस समय प्राणायाम करते हैं तो 1 गिलास पानी पी लीजिए, फिर दोबारा इच्छा होती है तो फिर पी लीजिए, ज़्यादा पानी पी करके प्राणायाम करने में असुविधा हो तो ये कुछ मूलभूत प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों के बारे में, एक तो धूप स्नान के बारे में बताया आपको, आहार के बारे में बताया, विचार हमारे संयमित हों, जो हर समय कामुकता के, वासनाओं के विकारों में हमेशा जो है अपने अंतःशक्ति को
बाहर बहाते रहते हैं। उसको कहते हैं हमारी शक्ति एक तो ऊर्ध्वगामी होती है तो ऊर्ध्वरेता बनते हैं, और जब भोग विकार वासना उसमें हम फंसे रहते हैं तो हमारी शक्ति का क्षय होता है। इसलिए सात्विक विचार, सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, सात्विक व्यापार जीवन के बारे में मैं बात कर रहा था। और हम बिहेवियर प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती हैं हमारी कि यदि हम बहुत प्यार मोहब्बत से आपस में नहीं रहते तो घर में सब कुछ है लेकिन सुख शांति नहीं है, तो आपको बीपी, शुगर, थायराइड ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए आहार के साथ में व्यवहार की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, उसको तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा में एक बात पर बहुत बल दिया जाता है कि खाना चबा चबा करके खाओ, पानी पूरा पियो। उसके बारे में मैं काफ़ी विस्तार से कह भी चुका हूँ कि 3 से 4 लीटर लिक्विड आपकी बॉडी में जाना ही चाहिए, और वो लिक्विड भी धीरे धीरे लेना चाहिए। आप पानी पियो या जूस पियो, आप एक ही दिन प्रयोग करके देखना। आप जल्दी जल्दी पानी पियो तो आपके पेट में गैस बनेगा और उसी समय आपको महसूस होगा पानी पीते ही डकार आएगी, और धीरे धीरे पानी पियोगे तो गैस बन रही होगी भी तो दूर हो जाएगी। स्वामी सोमानंद जी महाराज एक बहुत ऊंचे ऋषि हुए इसी युग में। वो कहते थे भाई दूध तो जो है ना जितना माँ के स्तन से आता है ना उतना ही एक बार में पीना चाहिए। चम्मच से दूध पीते थे, कहते थे भाई चम्मच से बस एक बार इतना लो, एक चम्मच में आता है, और उसको मुंह में थोड़ा रख करके फिर पियो। कुछ कहते हैं जी दूध से गैस बनती है, ऐसे पियो। जूस आप देखो, अनार का आप थोड़ा थोड़ा करके दाने करके आप चबाइए, आपकी गैस और पेट की सब बीमारी दूर होती है, मैंने देखा है। लेकिन आप अनार का जूस और वो भी जल्दी से पी जाइए, आपको गैस बन जाएगी। स्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही। इसे हम कहते हैं विज्ञान की भाषा में जब बात बोलते हैं माइंडफुल ड्रिंकिंग, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल बिहेवियर। यानी जो आप कर रहे हैं, अब जैसे खाते हैं आप, कैसे उसके जूस आपके एक एक गले को तर करता हुआ अंदर प्रवेश कर रहा है, एक एक संवेदना को आप महसूस करते हैं। तो एक तो इसकी सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि आप ज़्यादा नहीं खा सकेंगे, उतना ही खाएंगे जितना शरीर की आवश्यकता है। इससे आपका वजन भी नियंत्रित होता है। और उसी प्रकार से ये ड्रिंकिंग करते हैं तो माइंडफुल ड्रिंकिंग जो है ना, और करें। जैसे पानी भी पीते हैं, जैसे स्वामी जी ने बताया कि एक एक घूंट करके पीते हैं। और पानी पीने का एक ये भी, क्योंकि पानी पीने के तरीके से बहुत सारा गैस हमारे अंदर चला जाता है। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि खाते समय मौन रह करके खाया करें। हम बातें करते हैं तो बातें करते हुए क्या होता है कि हम खाने के साथ साथ बहुत से गैस हम अपने अंदर एक से इनहेल कर लेते हैं, हम गैस भी खा लेते हैं। पानी हम पीते हैं तो पानी के साथ भी कई लोग क्या करते हैं, ऊपर से ऐसे पानी पीते हैं तो उसके साथ हमारे अंदर गैस भी चला जाता है। खड़े खड़े पीते हैं, खड़े खड़े पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जब भी पानी पिएं तो सबसे सुंदर तरीका है कि गिलास से पिएं, ऊपरी होठ डूबा हुआ होना चाहिए ताकि एयर टाइट हो जाता है। तो पानी जो है ना फिर आपके जो है अंदर जाएगा तो उसके साथ गैस नहीं जाएगा। क्योंकि पेट में जो गैस बनता है, एक बहुत सारा गैस का कारण हमारा जो है ना इस समय देखते हैं हर किसी को, यानी 90% लोगों को पेट में गैस इतना परेशान कर रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि एक तो हमारी गलत आदतें, दूसरा खान पान के प्रति हमारी सजगता नहीं है। हम भोजन को, जैसे स्वामी जी ने कहा कि अच्छी तरह से चबा कर नहीं खाते, क्योंकि प्रत्येक भोजन में गैस होता है। जब हम चबाते हैं तो गैस रिलीज हो जाता है और मुंह का जो रस निकलता है उसके साथ मिल करके अच्छी तरह से, यानी उसके पचने में सहायता करता है। टाइलिन जो एंजाइम होता है मुंह का रस का जो है। इसके अतिरिक्त जब भी आप खाते हो चबाते हो ना, तो पेट में क्या होता है कि एक वातावरण बनता है कि जो भी भोजन जाएगा उसको अच्छी तरह से जो है, यानी अनुकूल वातावरण, यानी एसिड भी आपका अच्छी तरह निकलता है तो भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। तो इसलिए कम से कम एक कौर को 32 से 40 बार आप चबाकर खाते हो तो उससे क्या होता है, सबसे बड़ा लाभ यह होता है, इससे आपके दिमाग की ताकत भी बढ़ती है, मेमोरी आपकी बढ़ती है। जितना चबाओगे मेमोरी आपकी तेज होगी। ये खोज है, ये रिसर्च है। जितना ही नहीं, जितना चबाओगे मुंह से रस निकलेगा। मुंह के रस में कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कितने पावरफुल हमारा मुंह का रस होता है। मुंह के रस में एंटी कार्सिनोजेनिक फैक्टर पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारा भोजन हम जो करते हैं उसमें बहुत सारे
कैंसरकारी तत्व भी होता है। जितनी भी तली भुनी चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, और उसमें खास करके समोसा और डोसा, जिस पर हमारी हिंदुस्तान की एक संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि हाईली कार्सिनोजेनिक होता है। इसलिए कार्सिनोजेनिक होता है कि जब फैट और आग का संपर्क होता है तो उसे एक्रेलोमाइड जैसा एक जहरीला हाईली कार्सिनोजेनिक तत्व बन जाता है जो हमारे कैंसर पैदा करता है। लेकिन यदि आप चबा चबा कर खाते हैं तो हमारे मुंह के रस से एंटी कार्सिनोजेनिक फैक्टर निकलता है जो उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए जो है कैंसर से हम बचे रहते हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि एड्स के जो रोगी होते हैं ना, HIV से ग्रस्त, तो उनके सारे सिस्टम में HIV के विषाणु पाए जाते हैं, वायरस पाए जाते हैं, लेकिन मुंह के रस में HIV के वायरस नहीं पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने खोज किया इसका क्या कारण है, तो उन्होंने उसमें एक तत्व की खोज की जिसका नाम है SLPI, सिक्रेटरी ल्यूकोसाइट प्रोटीन इनहिबिटर्स, जो प्रोटेक्ट करता है, वो HIV को जो है बढ़ने नहीं देता है, वहाँ आने ही नहीं देता है, रक्षा करता है। T लिम्फोसाइट्स का ये रक्षक जो है तत्व है SLPI। इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारे अद्भुत जो है मुंह के रस जो है ना, ये कब बनेगा, जब आप खूब चबाओगे, जितना चबाओगे मुंह के रस। इतना ही नहीं, आपको दर्द हो रहा है, एक मैं प्रयोग बताता हूँ आप लोगों को। दांत में दर्द हो रहा है या जुकाम हो गया है या कोई भी ऐसा एक्यूट रोग होता है, तो क्या करो कि 10 बूंद पानी लो मुंह में और उसे 50 बार चबाओ खूब मुंह के अंदर, ऐसे ऐसे, और खूब रस निकालो और फिर उसे गिटक जाओ और देखो कि 15-20 बार करो, देखो उसी समय आपको लाभ मिलेगा। ये इतना कमाल का प्रयोग है? बुखार हो गया है उस समय ये करो, खांसी हो गई है उस समय करो, ये क्या नाम गले में, तो ये मुंह का रस इतना पावरफुल होता है। इसी प्रकार से आप अपने साथ जो है ना मुनक्का या किशमिश रखो, जैसे इस गर्मी के मौसम में, और आपको चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी लग रही है, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है, तो उस स्थिति में 4-5 मुनक्का लेकर खाना नहीं, उसको, ये हमारा इमरजेंसी किट है हमारे हॉस्पिटल में, ये हर जगह हमने इमरजेंसी किट रखवा छोड़ा है। उस इमरजेंसी किट में ये मुनक्का और किशमिश होता है। उसको हम क्या करते हैं, गाल के नीचे दबा देते हैं, खाना नहीं है, और उससे जो रस निकल करके जाता है, यानी ये रस, मुंह का रस, ये सोम रस से इसकी तुलना की गई है, इतना अमृतमय होता है। उससे जो है आपके एनर्जी इतना बूस्ट हो जाता है, तुरंत बूस्ट होगा। ये नहीं कि कल होगा, अभी होगा, तुरंत होता है, इतना पावरफुल होता है। जब भी आप कमजोरी महसूस करो, जब भी आपके एनर्जी लेवल कम हो जाए, तो मुनक्का 4-5 लिया, गाल के नीचे दबा लिया, खाना नहीं, खाना बिल्कुल नहीं है, बस वो अपने आप जो है ना, जैसे वो रस अंदर जाता रहता है, एनर्जी बूस्ट होता रहता है, एनर्जी बूस्ट होता रहता है। और ये अभी कुछ दिन पहले हमने इसमें देखा कि वैज्ञानिकों ने इस पर खोज किया है कि ये जो है हमारा मुंह का रस इतना एनर्जेटिक जो है, पावरफुल जो है लिक्विड है, बॉडी फ्लूइड है, जबरदस्त बॉडी फ्लूइड है, एनर्जेटिक। और इसमें क्या क्या तत्व होते हैं और बहुत सारी चीज़, समय नहीं है, नहीं तो और विस्तार से इस पर हम चर्चा करते कि इसमें IgA, फॉस्फेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिस्टम को हमें बूस्ट करती हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सलाद जो है, इसके ऊपर बहुत बहस चल रही है दुनिया में। कुछ कहते हैं पहले खाना चाहिए, कुछ साथ साथ खा रहे हैं, कुछ बाद में खा रहे हैं। तो सलाद जो है वो खाने के साथ में खानी चाहिए, पहले खानी चाहिए या बाद में खानी चाहिए? और इसके साथ साथ ये जो नमकीन खाते हैं, कुछ लोग बीच में खाते हैं, कुछ लोग बाद में खाते हैं, और ये पापड़ आदि के रूप में, कुछ लोग मीठा पहले खाते हैं, कुछ बाद में खाते हैं। इस पर जो है, जो आदर्श जो स्वरूप है वो आहार का क्या होना चाहिए? देखिए, सलाद के लिए एक तो 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा कि बाहर का सलाद तो बिल्कुल मत खाइए। कहीं भी आप पार्टी वगैरह में जाते हैं, चाहे इस प्रकार के, तो वहाँ की सलाद तो खाइए ही मत, क्योंकि वहाँ हाइजीन का इतना ध्यान रखा नहीं जाता है। घर पर भी सलाद बनाइए तो पहले इस, कई लोगों के हमारे पास प्रश्न होते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड छिड़का जाता है सब्जियों के अंदर, उसको कैसे हम ये करें? तो मैं कहता हूँ या तो अपनी खेती करो, और नहीं तो जो मिलता है उसी को
हम कहते हैं कि जितने पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, वो सारे के सारे वाटर सोलेबल होते हैं। क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, और खास करके गर्म पानी के जल में जल्दी घुल जाते हैं, जो हॉट वाटर होता है। तो इसलिए जितनी भी सब्जियां लाओ उसे गर्म पानी में पहले धो दो, ताकि जितने भी उसके जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स है, वो घुल करके बाहर निकल जाएगा। फिर ठंडे पानी से धो दो, फिर उसके बाद नमक के पानी से धो करके, अंत में ठंडे पानी से धो करके फिर उसका आप सलाद बनाओ, चाहे जो कुछ भी बनाना हो वो सारे बनाओ। और खास करके पत्ते वाली सब्जियां और कुछ पत्ते गोभियां हैं, उसमें कुछ ऐसे सिस्ट होते हैं कीड़े के, जिससे दिमाग में घुस करके खास करके न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस एक बीमारी पैदा करते हैं, जिससे एपिलेप्सी से लेकर के बहुत सारे कन्वल्सिव डिजॉर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। सिर में घर ही बना लेते हैं, हाँ। उसमें पूरा पैदा जी जी स्वामी जी, इससे कैसे बचेंगे? तो इसमें भी यही है कि इससे जो है ना अच्छी तरह से इस प्रकार से धो करके, देख करके, और फिर जो है, वैसे ये सबके साथ नहीं होता है, क्योंकि हमारा दिमाग इतना, परमात्मा ने इतनी शानदार बनाया है कि हर चीज को अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। वो चारों तरफ ब्रेन बैरियर होता है, उसको अंदर प्रवेश नहीं। लेकिन किसी किसी के साथ जो ब्रेन बैरियर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, तो यानी 100 में 2-3% ऐसे लोग, या उससे भी बहुत कम, क्योंकि हर लोग खाते हैं लेकिन किसी किसी को ये तकलीफ हो जाती है। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी जो है, प्रोफाइलाइसिस जो है ना, बहुत जरूरी है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से अब रही बात सलाद, हम जब भी सलाद खाएं तो उसके तुरंत पहले ही, या तो हो सके घर पर यदि कोई ऐसा कोई नहीं है तो आराम से उसको सीधे ही खाइए। जैसे ककड़ी है, खीरा है, तो काटने के अपेक्षा उसको सीधे ही खा लीजिए, थोड़ा सा छोटा बड़ा बड़ा काट करके, या जो है छोटे छोटे काट के तुरंत काट करके खा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, विटामिन सी होते हैं, जल्दी से नष्ट होने वाले होते हैं। तो इसलिए तुरंत उसको, और इसका हमारा ये है कि पहले थोड़ा सा सलाद खा लीजिए, फिर अपना भोजन करिए। तो पहले सलाद खाने से क्या होगा कि आपकी जीभ की जो संवेदना है ना, टेस्ट बड्स हैं, वो क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो जो आप खाना खाएंगे तो उससे आप में स्वाद जो है ना अच्छी तरह से आप महसूस करेंगे, स्वाद भी आएगा। और अंत में सलाद खा लेते हैं तो क्या होता है कि दांत में जो छिपे हुए अन्न कण होते हैं उसकी सफाई हो जाती है, साफ हो जाता है। जो चाहे चावल हो, चाहे रोटी हो, चाहे इसका हो, तो सलाद से समाप्ति भी करिए और सलाद से शुरू भी करिए, तो इससे जो है आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार से हम ये पापड़ और मीठा जो है, हलवा खाते हैं, कुछ जो है इस तरह से खीर खाते हैं, ये पहले खाना चाहिए कि बाद में? ये स्वामी जी हम सबसे कहते हैं कि भाई सबसे अंत में सलाद खा लो, ताकि दांतों की सफाई हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग जो है इसी चक्कर में खाना खाएंगे और ऊपर से पापड़ खा के, और गुजराती ऊपर से मुखवास करके कहते हैं, मुख को गंदा करते बोलते मुखवास कर लिया। देखो, कुल्ला जरूर करना चाहिए, खाना कोई भी खाओ, नमकीन खाओ, मीठा खाओ, दांतों में जो कचरा रहता है वो दांतों का खतरा बनता है। और करीब 80% लोगों के मैंने देखा दांत खराब है। एक तो मीठा आदि खाते हैं, और जो बाजार में जो कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, जो ये विदेशी टूथपेस्ट हैं, इनमें जड़ी बूटियों का कोई नामो निशान नहीं होता और इतने भयंकर केमिकल्स होते हैं 80%। अब आप एक सर्वे यही कर लेते हैं, आप में से दांतों की कोई भी समस्या, माने ठंडा गर्म पानी लगना, मसोड़ों में सूजन, उनमें से कभी ब्लीडिंग, खून आना, या दांतों के अंदर काला काला हो जाना, उनके अंदर जो है कैविटी तैयार हो जाना, फिर दांतों को भरवाना, माने दांतों की कोई ना कोई समस्या कितनों को है? जरा हाथ उठाइयो, कोई ना कोई छोटी बड़ी कोई भी समस्या दांतों की, हाथ हिलाओ जरा। एक तो आप मीठा ज्यादा खाते हो या नमकीन जो भी खाते हो, खाने के बाद कुल्ला ठीक से नहीं करते, चाय बहुत पीते रहते हैं। चाय के बाद कभी कुल्ला करते हो? चाय में क्या मीठा नहीं होता है? चाय में क्या कुछ भी, जो भी कुछ रहता है, अरे ये भी मीठा खाओ। अब ये मधुरम है, ये आपको हमने बहुत इसके ऊपर शोध किया, रिसर्च किया कि इसको सही फॉर्म में उपलब्ध करवाया जाए। तो ये गुड़ की फॉर्म में, माने जैसे चीनी होता है उससे भी बारीक, माने ये तुरंत घुल जाता है। अब इसमें मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, सोडियम है, हानिकारक कोई तत्व नहीं है, ट्रांस फैट या कोलेस्ट्रॉल आदि।
अब ये भी आप खाएंगे ना, यदि आप अब इससे आपका जो है हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, कैल्शियम की पूर्ति होगी, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आपने यदि चाय के रूप में इसको में डाला या दूध में डाला या इसको खाया, आपने खाने के बाद ऐसे ही खा लिया, खाने के बाद गुड़ और ये सब खाते हैं थोड़ा सा, उससे डाइजेस्ट हो जाता है खाना अच्छे से, लेकिन कुल्ला करना पड़ेगा आपको। कुल्ला बहुत अच्छे से करना चाहिए और हर बार ब्रश नहीं घुमाना चाहिए मुंह में। कुछ लोग इतना ज्यादा ब्रश घुमाते हैं ऊपर से दांतों की कैविटी खत्म कर देते हैं, उसे ठंडा गर्म पानी लगता है। एक बार हमने भी अनाड़ी पढ़ने में क्या किया कि जल्दी जल्दी ब्रश करके और ऊपर से भी दांतों में नीचे से भी मारना शुरू किया, फिर मैंने देखा ठंडा गर्म लगना शुरू कर दिया। मैंने 7 दिन ब्रश करने का तरीका चेंज किया, 7 दिन में ठीक हो गया। आस्था जीवन का आधार।